हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेल एवं बैटरी। तो सेल एवं बैटरी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो रासायनिक प्रभाव जब किसी अम्लीय या फिर अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित की जाती है तो वो विलयन है दो भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात वो अम्ल है दो आयनों में विभक्त हो जाता है। तो इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ पर एक पात्र है जिसमें हमने H2SO4 अम्ल लिया है और इस अम्ल में दो इलेक्ट्रोड डाले हैं ना, और इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम विभवांतर देते हैं। तो विभवांतर देने पर हम देखते हैं कि करंट प्रवाहित होती है ना, करंट प्रवाहित होती है। तो इस करंट के कारण जो H2SO4 है ना, ये क्या है, अम्लीय विलयन है, H2SO4 है। तो करंट जब इसमें से प्रवाहित होती है तो H2SO4 दो आयनों में टूट जाता है ना। जैसे H2SO4 है, ये हाइड्रोजन आयन एवं सल्फेट के आयनों में टूट जाता है ना। अब इसी प्रकार यदि इस विलयन में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं तो कॉपर सल्फेट में जब करंट प्रवाहित होगी ना तो क्या होगा, वो भी दो आयनों में टूट जाता है। और यदि इस विलयन में सोडियम होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, तो सोडियम क्लोराइड भी क्या होगा, दो आयनों में टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस प्रभाव की खोज 1934 में सर माइकल फैराडे द्वारा की गई थी। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में, इस प्रभाव में जो धनायन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एनोड क्या होता है एवं कैथोड क्या होता है। ठीक है। धात्विक क्षण जिसके द्वारा विलयन से धारा लोड में प्रवाहित होती है या प्रवेश करती है, उस धात्विक क्षण को एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये लोड में प्रवेश करेगी जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विद्युत धारा, वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा ना। एनोड पर जो पॉजिटिव प्लस लिखा होता है ना, इस पर कौन सा प्लस लिखा होता है एनोड पर, और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। तो इसको बैटरी के धनात्मक टर्मिनल द्वारा, धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है ना। इसको धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि कैथोड क्या होता है। तो कैथोड क्या है? यह भी एक धात्विक क्षण है जिसके द्वारा विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है ना। तो वह धात्विक क्षण ना, तो उससे को हम बोलते हैं कैथोड। तो ये हो जाता है एनोड और कैथोड। ठीक है। एनोड पे प्लस लिखा होता है तो कैथोड पे क्या लिखा होता है, माइनस लिखा होता है। उससे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो अब समझते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अर्थात विद्युत अपघट्य क्या है। तो यहाँ पर हमने एक पात्र लिया है जिसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर अर्थात आसुत जल को लिया है। इस आसुत जल में हमने एनोड एवं कैथोड को एडजस्ट किया है और एनोड और कैथोड के माध्यम से यहाँ से विभवांतर एक बैटरी की सहायता से दिया है। तो हम देखते हैं, विभवांतर देते हैं इसमें, तो इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है ना, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और इसमें विपरीत ध्रुवता के आयन मौजूद नहीं होते हैं ना।
तो इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है ना, ये उदासीन होता है, इसका पीएच जो मान होता है 7 होता है। ठीक है, तो इसमें से करंट का प्रवाह नहीं होता है और ये एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अब इसमें यदि हम कुछ मात्रा सोडियम क्लोराइड की मिला दें ना, तो सोडियम क्लोराइड की कुछ मात्रा इसमें मिला देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के सोडियम एवं क्लोरीन के 2 आयन मौजूद हो जाते हैं ना। और ये जो आयन होते हैं विपरीत ध्रुवता के आयन होते हैं। तो इन आयनों के कारण इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो जाता है, अर्थात करंट का प्रवाह हो जाता है ना। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अम्ल या ऐसे विलयन जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और वो 2 आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट हो गया ना, H2SO4, NaCl, NH4Cl ना, ये क्या है? विद्युत अपघट्ट है ना। इनमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा ना, अर्थात इनमें विपरीत ध्रुवता के आयन मौजूद होते हैं और इनमें से करंट प्रवाहित हो सकती है। तो ऐसे अम्ल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विद्युत अपघट्ट जो होता है इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह धनायन एवं ऋणायन दोनों के कारण होता है। तो यहाँ पर हमको लिखना है विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह धन आयन एवं ऋण आयन दोनों के कारण होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह धनायन एवं ऋणायन दोनों के कारण होता है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो विद्युत अपघट्ट होता है वो एनटीसी का गुण रखता है, अर्थात नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रखता है। अर्थात विद्युत अपघट्ट का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है, एनटीसी का गुण पाया जाता है। एनटीसी का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के कारण होता है, एनटीसी का गुण पाया जाता है। अब ये जो विद्युत अपघट्ट होता है प्रत्येक सेल में अलग अलग होता है। तो अब हम पढ़ते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो पहला नियम पढ़ते हम। तो पहला नियम बोलता है फैराडे का कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रभावित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि m क्या है? द्रव्यमान है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ द्रव्यमान, और q क्या है? आवेश है। तो इस नियम के अनुसार जो m समानुपाती होगा वो q के होगा ना, अर्थात जितना आवेश विलयन से प्रवाहित होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज्यादा पदार्थ क्या होगा? मुक्त होगा। ये हमको बताता है फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, ये हमको बताता है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो m इक्वल टू जेड क्यू ना। तो z यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है ना। तो z ये क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। z क्या है? यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और q इक्वल टू होता है हमारे पास I इंटू टी ना, धारा एवं समय का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर यदि हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक देखें तो z इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन I इंटू टी ना। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है वो क्या होता है? इस नियम से हमको
मालूम चलता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या है, तो एक कूलम आवेश द्वारा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कूलम आवेश द्वारा ठीक है, एक कूलम आवेश द्वारा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं ना। विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता क्या है, तो जेड इक्वल टू एम अपॉन आई टी, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एम अपॉन क्यू। तो एक कूलम आवेश द्वारा किसी विलयन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब इसकी इकाई पूछता है एग्जाम में, तो इसकी इकाई बनती है ग्राम प्रति कूलम, ग्राम प्रति कूलम, और कहीं कहीं पर इसकी इकाई मिलीग्राम प्रति कूलम भी पूछ लेता है, मिलीग्राम प्रति कूलम। तो इसकी इकाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसका फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो फार्मूले हैं इसके और इसकी इकाई ना, इतना डेफिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हम पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, तो इस नियम के अनुसार यदि समान मान की विद्युत धारा समान समय तक विभिन्न विद्युत अपघटनों में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने 3 विलयन लिए हैं, इनमें H2SO4, कॉपर सल्फेट एवं NaCl है। अब इनमें हम समान मान की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं। तो मान लेते हैं 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। समान मान की विद्युत धारा है और समान समय तक प्रवाहित करते हैं। तो इनके इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं इस विलयन का रासायनिक तुल्यांक W1 है, इस विलयन का रासायनिक तुल्यांक W2 है और इस विलयन का रासायनिक तुल्यांक W3 है ना। तो द्वितीय नियम के अनुसार हमको मालूम चलता है कि जो इसका द्रव्यमान है, इस विलयन का द्रव्यमान है, ये रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा ना, और इस विलयन का जो द्रव्यमान है M2 ये समानुपाती होगा रासायनिक तुल्यांक W2 के, और इस द्रव्यमान M3 समानुपाती होगा W3 के। तो यही हमको फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम बताता है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो एक नियतांक आता है M इक्वल टू KW1, M2 इक्वल टू KW2, M3 इक्वल टू KW3 ना। तो ये विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के द्वितीय नियम होता है।